तो आज का हमारा जो टॉपिक हो जाता है वो टॉपिक हमारा हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, यानी उपभोक्ता की बचत तथा उत्पादक की बचत। इस टॉपिक पर आज हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे हम सरप्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये जानते होंगे जो डायरेक्ट कि कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर इंटर रिलेटेड होता है डिमांड फंक्शन से। कंज्यूमर द्वारा क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है। ये पॉइंट आपको पता होगा। वहीं जो प्रोड्यूसर का होता है वो होता है आपका सप्लाई फंक्शन। ठीक है, यानी आपका पूर्ति फलन। अगर मैं लागत के संदर्भ में बात करता हूं तो प्रोड्यूसर से के साथ कनेक्ट होता है कॉस्ट फंक्शन और कंज्यूमर के साथ आपका रेवेन्यू फंक्शन कनेक्ट होता है। तो आज देखते हैं कि एक निश्चित मूल्य पर और एक निश्चित मात्रा पर उपभोक्ता की बचत क्या होगी तथा उत्पादक का बचत क्या होगा। इस विषय पर आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, अपने कंजप्शंस को मेंटेन करना होता है। कंजप्शंस को मेंटेन करना होता है तो इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की इकाइयों को बढ़ाता जाता है। तो जब वस्तुओं तथा सेवाओं की इकाइयों को बढ़ाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको यूटिलिटी घटती हुई दर में प्राप्त होती है। तो जब यूटिलिटी घटती दर में प्राप्त होती है तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वो वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता जाता है, यानी मूल्य कम होता जाता है, वस्तुओं का उपभोग बढ़ाता चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो उपभोक्ता का मांग वक्र है वो आपने देखा होगा सामान्य वस्तु के संदर्भ में निगेटिव ढाल होती है। तो यहां पर मैंने रेखा चित्र में कंज्यूमर का ये डिमांड फंक्शन की हम लोगों ने यहां पर बात किया। अगर डिमांड फंक्शंस को मैं प्लॉट करता हूं तो दैट हैव द निगेटिव स्लोप और अधिकतर डिमांड फंक्शन आपके पी के रूप में होता है। P इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के रूप में आपका पाया जाता है और दोनों वेरिएबल के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये आप जानते हो। अब आपके पास अगर ओनली डिमांड फंक्शन गिवन है तो एक वेरिएबल का मान आपको गिवन होना चाहिए कि इन द पर्टिकुलर प्राइस, इफ प्राइस इज गिवन तो आप उस प्राइस की हेल्प से आप x का मान कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक निश्चित मूल्य है, इस मूल्य पर OP1 प्राइस पर अगर उपभोक्ता मांग वक्र के ए बिंदु पर संतुलन पर है तो x की कितनी मात्रा को परचेज कर रहा है, OX1 मात्रा को परचेज कर रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर उपभोक्ता OP1 मूल्य पर OX1 मात्रा परचेज कर रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा। ठीक है, अगर मैं केवल डिमांड फंक्शन के अंतर्गत बात करना चाहता हूं तो हम इसमें देखेंगे। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपके पास टोटल आपके पास वस्तुओं का उपभोग कितना है, OX1 वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है। और आप यहां पर देख सकते हो कि जो डिमांड फंक्शन है वो A1 पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो आपके पास जो उपभोक्ता को टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी यूटिलिटी मिल रही है, A1 AX1 के बराबर टोटल यूटिलिटी मिल रही है। और उसको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, OP1 AX1 के बराबर पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल टाइप का बना है, मैं ट्रायंगल तो नहीं कह सकता हूं बट ट्रायंगल टाइप का जो यहां पे बना है ये कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी A1 P1 ए जो पोर्शन है वो कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर उपभोक्ता दिए गए मूल्य OP1 पर वस्तुएं परचेज करता है, OX1 वस्तुएं परचेज करता है तो उसकी कुल उपयोगिता में से जितना उसने क्या हुआ कॉस्ट है, यानी जितनी उसकी लागत है, अगर उसको मैं माइनस कर दूं तो जो मेरे पास बचता है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि OX1 वस्तुओं से ये येलो आपका पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा उसका टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल यूटिलिटी है, यानी जितना वो वांट टू पे, वो जितना देना चाह रहा था इतना वो पेमेंट करना चाह रहा था, यानी अपनी यूटिलिटी के बराबर वो पेमेंट करना चाह रहा था। लेकिन एक्चुअल में उसे ये ब्लू आपके पास
स्क्वायर के बराबर पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये जो पोर्शन आपका हो जाता है ये कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि OX1 वस्तुओं के कारण कितनी यूटिलिटी मिली है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले समाकलन करना पड़ेगा किसका? मांग फलन का। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मांग फलन का समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो इसकी एक लिमिट दी गई होगी, लिमिट दी गई होगी तो जीरो तो न्यूनतम लिमिट होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आप अध्ययन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जीरो से नीचे नहीं जा सकते हो, ठीक है। और एक्स का जो मान दिया हो, ठीक है, अगर आपका फलन p इज द फंक्शन ऑफ x में दिया है तो आपको x की जो वैल्यू यहां पर है, इस वैल्यू को आपको ये मैक्सिमम लिमिट के रूप में जानी जाएगी, दैट इज x1, ठीक है, वहां पर आपको न्यूमेरिक नंबर के रूप में हो जाएगा। अगर आपका फलन x इज द फंक्शन ऑफ p में दिया है तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको वैल्यूज p के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिमांड फंक्शन को और उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे डिमांड फंक्शन को, जो ये येलो पोर्शन है आपका, ये येलो पोर्शन है, इसका मान ये पता चल जाएगा। तो जब आप डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, समाकलन करते हो और उसको लिमिटेड वैल्यू को आप पुट करते हो तो आपको ये जो येलो पार्ट का एरिया है ये पता चल जाएगा। यानी आप कहोगे कि मुझे टोटल यूटिलिटी या जितना वो वांट टू पे करना चाहता था वो पता चल जाएगा। अगर मैं इससे ये ब्लू पोर्शन वाला एरिया, ये ब्लू पोर्शन वाला एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ब्लू एरिया का मतलब क्या होता है कि मात्रा गुणे मूल्य, यानी मूल्य गुणे मात्रा को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ऑटोमेटिक ये स्क्वायर पार्ट निकल जाएगा और मुझे कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट बचेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि मूल्य गुणे मात्रा, अगर इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपको कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा और इसी फार्मूले के आधार पर आप कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यही है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको काम करना होगा, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और कंज्यूमर सरप्लस आपके साथ कैलकुलेट करता हूं। देखिएगा कैसे हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कि एक कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन दिया गया है, एक कंज्यूमर का डिमांड फंक्शन दिया गया है और डिमांड फंक्शन आपका क्या है, डिमांड फंक्शन है आपका p इक्वल टू 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह डिमांड फंक्शन दिया गया है। कहा गया है कि अगर उपभोक्ता 3 इकाई वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, ठीक है, यह गिवन रहेगा, या तो x गिवन रहेगा या तो p गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका गिवन है कि यदि उपभोक्ता 3 इकाइयों का उपभोग कर रहा है तो उपभोक्ता की बचत कितनी होगी ये आपको बताना है। व्हाट विल बी कंज्यूमर सरप्लस, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ऊपर जो फार्मूला, इस फार्मूले के अनुसार हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मूल्य एवं मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं x का मान अगर मैं इस फलन में रख देता हूं डिमांड फंक्शन में तो p का मान मुझे कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो मैंने जब इसमें x का मान मैंने रखा तो x का मान रखने के बाद इस डिमांड फंक्शन में मुझे p का मान प्राप्त हो जाता है 20, ठीक है। आप x का मान 3 इस फलन में रखोगे डिमांड फंक्शन में तो आपको p का मान प्राप्त हो गया। तो अब आपके पास x एंड p है, यानी मूल्य का मान पता है, मात्रा का मान पता है। चलो अब हम ये वाली प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन है 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। माइनस आपको मूल्य गुणे मात्रा, तो आपका क्या हो जाएगा 20 इंटू 3, ठीक है। लिमिट क्या है 0।
और x की अपर लिमिट क्या है, x की अपर लिमिट क्या है, 3 है। ठीक है, इस तरह आप रखना आराम से सीख गए होंगे। चलो अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35x माइनस 2x² अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। मैंने इसको बिग ब्रैकेट में रख लिया। इसकी मिनिमम लिमिट 0 है और मैक्सिमम लिमिट 3 है। ठीक है, माइनस आपका 20 23 60 हो जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 0 की लिमिट का तो हमको रखना नहीं है, 3 की लिमिट को इस अंदर फलन में रखते हैं। तो 3 का जब मान रखते हैं तो आपको यहां पर आएगा, एक मिनट इसको मैं हटाता हूं नीचे का, आप लोग कैलकुलेट करते रहिए 3 की वैल्यू अंदर रख करके। तब तक मैंने जब 3 का मान रखा तो आपका हो जाएगा 35 गुणे 3 माइनस 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपका एक मिनट 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 3 की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, माइनस 60 कर देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास 35 3 का क्या हो जाएगा, 105, 105 माइनस 3 3 का 9, माइनस 3 3 का 9 3 27, 27 बटे 3 3 27, तो आपके पास हो जाएगा 9 दूना 18, 100 में 5 में से 18 माइनस करेंगे कितना होगा, 87 सर, 87, 28। हाँ 87, 87 और ये जो आपका माइनस 60 है, 87 माइनस 60 कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का मान आपको मिल जाता है आंसर के रूप में। ठीक है, एग्जाम में ऐसा एक फलन आता, आपको देखोगे अनसॉल्व्ड पेपर में ऐसा फलन आता, आप फार्मूला मत भूलना, कंज्यूमर सरप्लस में मांग फलन को इंटीग्रेशन पहले करना होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस में ये जो यहां पर ये इंटीग्रेशन का पोर्शन है वो यहां पर आ जाएगा, कहां पर, जहां पर मूल्य और मात्रा है और मूल्य और मात्रा पहले आ जाती है। ये बेसिक अंतर कभी कॉन्सेप्ट में मत भूलना, उसका रीजन मैं अभी डिफाइन करूंगा क्यों आ जाता है। तो जो देखो एरिया है, आप देख सकते हो येलो जो आपका शेडेड एरिया है, यानी जो आपकी यूटिलिटी का है, यानी ही वांट टू पे, जो कंज्यूमर पेमेंट करना चाहता है उसका, यानी डिमांड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो पोर्शन पहले आ जाता है, मूल्य इंटू मात्रा बाद में चला जाता है। वहीं प्रोड्यूसर सरप्लस में मूल्य एवं मात्रा पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन की जगह वहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई फंक्शन हो जाएगा, वो बाद में चला जाएगा। और इस प्रकार फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होकर के, मॉडिफिकेशन होकर के आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का पार्ट आपको फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर सरप्लस रहा। चलिए अब हम प्रोड्यूसर सरप्लस पे बात करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस की हम बात करते हैं तो एक उत्पादक जो होता है, उत्पादक क्या करता है, अपनी वस्तु के मूल्य, जो मूल्य क्या कहते हैं बाजार में, क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वो ज़्यादा वस्तुओं को सप्लाई करता चला जाता है। तो आप देखे होंगे कि जो इसका सप्लाई लाइन होता है, सप्लाई कर्व होता है, दैट हैव्स अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, धनात्मक ढाल वाला ये होता है। ठीक है, तो अब ये धनात्मक ढाल वाला होता है तो ये पूर्ति वक्र होता है। अब आपने देखा होगा कोई इक्विलिब्रियम, मान लीजिए प्राइस आपको दिया है कि इस मूल्य पर बताइए कि उत्पादक का संतुलन कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस मूल्य रेखा को जब हमने सप्लाई वक्र में रखा मान, तो हमें संतुलन बिंदु ए प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु ए प्राप्त होने से इससे हमने लंब डाला, लंब डालने के बाद मुझे उत्पादन की मात्रा पता चल गई कि उत्पादक OX1 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। अब आपको कैसे पता चले कि ए पॉइंट तो संतुलन बिंदु है, ये पता चल गया क्योंकि मुझे P1 का मान या X1 का मान गिवन था, मैंने उसको सप्लाई फंक्शन में रखा और सप्लाई फंक्शन में रखने के बाद मुझे ये बात पता चल गई। अब देखो सप्लाई कर्व स्टार्ट कहां से हो रहा है, सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा है A1 पॉइंट से। तो अब आप देख सकते हो
कि सप्लाई कर्व जो स्टार्ट A1 पॉइंट से हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि OP1 मूल्य है और ये मात्रा है। अगर मैं इसमें से ये पोर्शन हटा दूं, ये पोर्शन आपका हटा दूं, तो ये जो अंदर पोर्शन एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये पोर्शन आपका प्रोड्यूसर सरप्लस के नाम से जाना जाता है, एक उत्पादक की बचत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है OP1 प्राइस में OX1 वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, OP1 प्राइस में OX1 वस्तुओं को बेच रहा है। ठीक है, तो उसको ये ब्लू आपका शेडेड एरिया के बराबर उसको क्या मिल रही है, रेवेन्यू मिल रही है। ठीक है, आगम प्राप्त हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो येलो पोर्शन है, ये आपका येलो पोर्शन के बराबर जो क्या कहते हैं कि इसको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, ये पोर्शन आपका जो है क्या कहते हैं, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस के रूप में ये जो ब्लू एरिया है ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका ब्लू एरिया, जो आपका ब्लू कलर में बॉक्स था, स्क्वायर बॉक्स था, उसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू हो जाता है आपका मूल्य गुणे मात्रा, क्योंकि बड़ा एरिया आपका वही है, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, जो आपका पूर्ति फलन है, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसमें मिनिमम वैल्यू जो आपकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो x1 का मान होगा, इस x1 के मान को रखना पड़ेगा, और इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। एक मैं फलन लेता हूं और उस फलन के आधार पर हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं। तो एक मेरे पास है, हाँ चलो, ये है मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने का एक सप्लाई कर्व दिया गया है। ठीक है, एक पूर्ति फलन दिया गया है, सप्लाई फंक्शन आपका दिया गया है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन आपका क्या है, आपका PS इक्वल टू 15 प्लस 9x। ठीक है, 15 प्लस 9x दिया गया है। ठीक है, x इक्वल टू 10 भी गिवन है। ठीक है, x इक्वल टू 10 गिवन है। देन कैलकुलेट प्रोड्यूसर सरप्लस, उत्पादक का जो बचत है उसको कैलकुलेट करिए। तो x का मान इसमें रख दीजिए। तो जब x का मान आप रखेंगे तो प्राइस का मान पता चल जाएगा। तो अब आपके पास x का मान रखने पे कितना आ जाएगा, 90 और 90 105 रुपए। तो यानी 105 जो हो जाएगा वो प्राइस हो जाता है। ठीक है, अब 105 रुपए प्राइस हो गया, मात्रा आपकी 10 हो जाती है। चलिए इस फार्मूले में हम रखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू आपका मूल्य कितना हो जाता है, 105 गुणे मात्रा कितनी हो जाती है, 10 माइनस इंटीग्रेशन आपका सप्लाई फंक्शन लिख लीजिए। सप्लाई फंक्शन हो जाता है 15 प्लस 9x हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज, dx के रिस्पेक्ट में, और इसकी लिमिट जो है 0 है, और x की अपर लिमिट क्या है, x की अपर लिमिट क्या है, 10 है। ठीक है, 0 और 10 है। 0 मिनिमम लिमिट होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 0 के नीचे नहीं हो सकता है, और अपर लिमिट यानी x का अपर वैल्यू आपका 10 हो जाता है। तो ये इसकी लिमिट हमने डिटरमाइन कर दी है। चलो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1050 माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो बिग ब्रैकेट लगाते हैं, आपका हो जाता है 15x प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, और आपका 0 और 10 की लिमिट हम लगा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 50 माइनस, अब 10 का मान अंदर रख लेते हैं। जब 10 का मान अंदर रखते हैं तो 15 गुणे 10 प्लस 9 इंटू 10 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में फिर से क्लोज करके अब इसको कैलकुलेट करिए। तो आपका हो जाएगा 1050 माइनस हो जाएगा 150 प्लस आपका 100 900 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, 1050 माइनस ये 4500 हो जाएगा, लगभग आपका ये हो जाएगा 450, सॉरी 450। ठीक है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1050 माइनस ये आपका हो जाएगा 700, आपका 600 सॉरी
600 हो जाता है। इसको 10-50 में से 6 घटा देंगे तो आपका बचेगा 450। ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, यही हमारा आंसर होगा। और आपने देखा होगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो ये हमने निकाला, कंज्यूमर सरप्लस अलग निकाला, प्रोड्यूसर सरप्लस हमने अलग निकाला। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आ जाती है कि डिमांड फंक्शन दिया रहता है, सप्लाई फंक्शन दिया रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पे या इक्विलिब्रियम प्राइस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा तथा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। आप अलग अलग कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो आप देखे होंगे तो उसमें आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना पड़ेगा, और डिमांड इक्वल टू सप्लाई करने के बाद वो जो मूल्य एवं मात्रा आएगी तो वहां से आपको लिमिट पता चल जाएगी, और उसके आधार पे आप कंज्यूमर सरप्लस अलग निकाल सकते हैं एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अलग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो यहां पर डिमांड रेखा है, ये डिमांड रेखा दैट हैव द निगेटिव स्लोप है, ये डिमांड रेखा है। ठीक है, डिमांड है, डिमांड कर्व भी आप कह सकते हो, डिमांड फंक्शन भी कह सकते हो, और ये आपका सप्लाई फंक्शन होता है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन होता है। तो इस प्रकार जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं कि यहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार संतुलित मूल्य हमें क्या प्राप्त हो जाता है, OP1 संतुलित मूल्य प्राप्त हो जाता है तथा संतुलित मात्रा OX1 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इतना हम पेमेंट करना चाह रहे थे लेकिन मुझे करना पड़ा एक्चुअल में इतना। ठीक है, ये एक्चुअल में हमको इतना करना पड़ा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये कंज्यूमर सरप्लस को जो ट्रायंगल दिखा रहा है ये कंज्यूमर सरप्लस को बता रहा है, नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये प्रोड्यूसर सरप्लस को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार अगर मुझे टोटल सरप्लस की बात की जाए कि टोटल सरप्लस क्या होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस का जो ट्रायंगल का मान आएगा और जो प्रोड्यूसर सरप्लस का ट्रायंगल का मान आएगा, अगर मैं दोनों का योग कर दूं तो मुझे टोटल सरप्लस पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट विल बी प्रोड्यूसर सरप्लस, और टोटल व्हाट विल बी टोटल सरप्लस, तो वो भी पूछा जा सकता है और आपको एग्जाम में आंसर देना होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंज्यूमर सरप्लस का पोर्शन होता है और कौन सा प्रोड्यूसर सरप्लस का पोर्शन होता है। तो यहां पर मैंने नाम दे दिया A1, यहां पर मैंने नाम दे दिया B1। अब कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लगाना पड़ेगा और हेल्प लेनी पड़ेगी डिमांड फंक्शन की, और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए सप्लाई फंक्शन की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं जो लिमिटेशंस होंगी वो आपको X1 की मात्रा से पता चल जाएगी, दोनों के लिए, कंज्यूमर सरप्लस के लिए एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए। तो इस प्रकार आपको डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दिए रहेंगे और आपको इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी खुद निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, और उसके आधार पर कंज्यूमर सरप्लस तथा प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करना होगा। चलिए आइए एक एग्जाम्पल हम आपके साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है इसका मान। चलो, एक है आपका क्वेश्चन है, यहां पे डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर गिवन। ठीक है, डिमांड फंक्शन आपका क्या है, डिमांड फंक्शन आपका है PD इक्वल टू 20 - 5x, एंड सप्लाई फंक्शन आपका दिया है PS। ये S और D सिंबल है किसके लिए, सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन के लिए। इनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है, केवल एक सिंबॉलिक होते हैं, जबकि ये प्राइस ही पढ़ा जाएगा। PS इज इक्वल टू आपका 4x + 8 होगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन दिया गया है। कह रहे हैं कि इन इक्विलिब्रियम स्टेज में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज या इन इक्विलिब्रियम स्टेज पर आपको कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है, क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, इन चीजों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम निकालिए। तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वही संतुलन बिंदु होता है। तो चलिए यहां पर PD इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, PD इक्वल टू PS हो जाएगा। PD का मान क्या है, 20 - 5x है, इक्वल टू 4x +
8 है। तो चलो अब इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 5x माइनस 4x इक्वल टू 8 माइनस 20। तो अब आपके पास हो जाएगा 9x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 12/9 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, आपका 4/3 हो जाता है। तो ये 4/3 आपका x का मान आ गया। अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1.33 होगा, शायद यही होगा, आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, तो x का मान पॉइंट में मैंने कैलकुलेट कर लिया, आया 1.33। अगर मैं इस मान को रख देता हूं चाहे डिमांड फंक्शन में चाहे सप्लाई फंक्शन में, मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस पता चल जाएगा। तो चलो मैंने डिमांड फंक्शन में रखा, तो 20 माइनस 5 इंटू 1.33। अब आपका पास हो जाएगा p का मान जो होगा, प्राइस का मान आ जाता है 20 माइनस 5 तेई 15, 5 तेई 15, 1 16, 5 एकम 5, 1 6, 6.65। तो आपका प्राइस का मान आ जाएगा कितना, कोई हेल्प करेगा मुझे? 13.35, 3.5 है ना? 13 दशमलव हाँ 13.35 ठीक ना, है सर। क्लियर है ना? सर। हाँ, ये आपका देखिए x का मान है, ये p आपका प्राइस का मान है। मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट यहीं पे लिख दूं। ये तो आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा यहां तक। अब चलिए कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, कंज्यूमर सरप्लस के लिए। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम जानते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। इसकी लिमिट आप रखोगे, लिमिट यहां पे मुझे क्लियर है, 0 एंड 1.33 एक्स में रखी जाती है, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब आप करते हो, डिमांड फंक्शन आपका है 20 माइनस 5, 20 माइनस 5x है, इसका इंटीग्रेशन मैंने किया। ठीक है, इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में, माइनस प्राइस आपका है 1, आपका 13.35 गुणे 1.33। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें लिमिटेशंस भी रख देते हैं, 0 एंड 1.33। अब इंटीग्रेट करते हैं तो आपका हो जाएगा 20x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2। ये इंटीग्रेट हो गया, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, बिग ब्रैकेट लगाने के बाद इसकी लिमिटेशंस को रख देते हैं। ठीक है, मिनिमम लिमिट जो आपके है और आपका मैक्सिमम लिमिट है, दोनों को रख देते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई आप करके मुझे बताना थोड़ा सा इसका मान 1.33। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब चलो इसमें 1.33 का अंदर मान रखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो 20 इंटू 1.33 माइनस 5 1.33 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ, माइनस आपका 13.35 इंटू 1.33, तो ये आपका दूसरा ब्रैकेट कर लेता हूं। आपको जो ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू से इस वैल्यू को आप माइनस कर दोगे, आपको कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा मुझे बताना कितना मान आया है। सर 4.45। टोटल कंज्यूमर सरप्लस का है कि अलग अलग है, आप बताइएगा। सर इधर वाला, अच्छा हाँ, इधर वाला, तो ये कितना 4 पॉइंट, दाएं साइड, दाएं साइड सर। अच्छा दाएं साइड कितना 4.45। 4.45। चलो इधर का आप बताइएगा एक लोग कोई। 13 आपका 26.6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 26.6। सर, ये वाला जो वो बता रहे थे वो 17 पॉइंट कुछ है सर। ये 17 दशमलव, टोटल कैलकुलेट कर लिया ना? 17.75 आएगा सर। 17.75, ठीक है, 17.75 नहीं माइनस, नहीं सर, सर 13.35 इंटू 1.33 का। अच्छा अच्छा हाँ, इसको आपने, ओके ओके सॉरी, समझ गए आप इसको बोल रहे हो।
इसको टोटल ये कैलकुलेट सर करके फोर मुझे बता। पॉइंट सर जो 4.45 लिखा है वहाँ 17.75 होगा। कहाँ 4 पॉइंट, अच्छा ये यहाँ पर, हाँ चलो अब, यस अच्छा अब सर। हाँ ना, आप ना पूरा इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आएगा, दोनों पोर्शन को अलग अलग। 22.18 आ रहा है सर। ये इसका मल्टीप्लिकेशन, नहीं इसका पूरा सर, पूरा, अच्छा कितना, कंज्यूमर 20, सरप्लस 20, 2.18। 22.18। तो देखो ये आपका आ गया कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। अब हमारे पास क्या होता है, दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला हमने आपको मॉडिफिकेशन करना बताया था, तो फार्मूला हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू आपके पास प्राइस इनटू क्वांटिटी हो जाती है, माइनस आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन हो जाता है, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा और इसमें लिमिट रखनी पड़ेगी, तो जो लिमिट आपकी है तो यहाँ पर 0 एंड 1.33 लिमिट को दिया गया है। तो चलो P इंटू ये है, तो आपका प्राइस है 13, क्या है 13.35, 13.35 इंटू 2, क्वांटिटी आपकी है 1.33 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन है आपका 4x प्लस 8, तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 8 हो जाएगा, लिमिटेशन आप लिमिट रखोगे 0 एंड 1.33, अब आपको ब्रैकेट क्लोज एंड dx हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 13.35 इंटू 1.33 माइनस आपका यहाँ पर जब इंटीग्रेशन होगा तो आपका 4x² अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, ये आपका, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 एंड 1.33 हो जाएगी, आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पर 13.35 इंटू 1.33 माइनस, अब आपको यहाँ पर और मैं सिंपल कर देता हूँ, तो 2x² प्लस 8x हो जाता है, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1.33 की, 0 न्यूनतम आपका है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ को रखोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो आएगा यहाँ पर वैल्यू रख देना, यहाँ पर 1.33 यहाँ पे रख देना, ठीक है, जैसे आपका माइनस आपका 1.33 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1.33, और इसको आप कैलकुलेट कर लेना मान, और इसमें इस मान से इस मान को माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस मिल जाएगा, उत्पादक की बचत आप कैलकुलेट कर सकोगे, ठीक है। इसका मान बताइएगा मुझे। सर इसके पहले वाला जो बताया था कंज्यूमर सरप्लस का, उसका 4.42 आएगा सर, अच्छा, वो कंज्यूमर गलत हो गया सरप्लस का थोड़ा। मान ये वाला मान यस सर, हाँ इसका कितना आया, 4.42 आएगा। 4.42। 4.42, ठीक है। इसका बताओ, यस सर। इसका सर कैलकुलेट इसका जो करके। प्राइस है सर इसका जो प्राइस है वो पीएस वाले में एक्स का मान रखने पर निकलेगा ना, वो 13.32। वॉइस नहीं आपकी क्लियर आ रही है। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जिसमें जो प्राइस आएगी हाँ पीएस वाले फंक्शन में रखना पड़ेगा ना, एक्स का मान, तब इसकी प्राइस निकलेगी ना। नहीं नहीं, प्राइस का तो मान चाहे डिमांड में रखो चाहे सप्लाई में, दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन सेम नहीं आ रहा है सर उसमें रखने पर। थोड़ा सा अंतर आएगा, अगर मान लो आ भी रहा हाँ तो सर। थोड़ा सा माइनर आएगा अंतर, वो तो देखो इसलिए ना कि पॉइंट के आप 2 डिजिट तक ही ले जा रहे हो ना, बहुत कम अंतर आएगा, उसको न्यूट्रल मान लो। ये इकोनॉमिक्स से ये बताती कि चाहे डिमांड में रखिए चाहे सप्लाई में रखिए, पी का मान दोनों में बराबर आएगा, ठीक है। इसका बताइए कितना आया प्रोड्यूसर सरप्लस का मान। सर 3.5 है। 3.5, सर जो सॉल्व किए सर, पूरा आवाज, सॉल्व किए उसका है 3.5 है। हाँ 3.5 में पूरा सॉल्व सर करने के इसका बाद ना, आ जाएगा जो, yes, sir। हाँ ठीक है। तो देखो ये प्रोड्यूसर सरप्लस आपका हो जाता है। अब आपको अगर पूछा जाए कि टोटल सरप्लस क्या होगा, तो टोटल सरप्लस अगर आपको निकालना है, तो टोटल सरप्लस निकालने के लिए कंज्यूमर सरप्लस
प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड कर दो। तो कंज्यूमर सरप्लस आपके पास कितना आया, 4.42 आया। तो आपका आया 4.42 प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस आया 3.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 5 4 9 और 4 3 7। तो ये आपका 7.92 आता है, टोटल सरप्लस के नाम से आ जाता है, टोटल सरप्लस आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार आपका जो ये डिमांड, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता कंज्यूमर सरप्लस से या प्रोड्यूसर सरप्लस से। तो इस तरह मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक ही बार में सॉल्व कर लोगे। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट कर लो, इनको आपको लगाना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप नोट करिए। पहला है आपका डिमांड फंक्शन गिवन है, डिमांड फंक्शन आपका गिवन है। डिमांड फंक्शन आपका है P इक्वल टू 39 माइनस 3x²। तो आपको निकालना है कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा इफ x का मान दिया है 2.5। यदि x का मान 2.5 दिया है तो कंज्यूमर सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिमांड फंक्शन दिया है, डिमांड फंक्शन आपका दिया है P इक्वल टू 45 माइनस x² एंड सप्लाई फंक्शन आपका दिया है, नहीं इसको एक मिनट, P इक्वल टू 16 माइनस x² एंड सप्लाई फंक्शन आपका दिया गया है PS करके है, सप्लाई फंक्शन आपका है 4 प्लस S x। तो आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है इन द इक्विलिब्रियम प्राइस पर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों निकालना है। तीसरा आपका ये आपका सप्लाई फंक्शन है, नीचे वाला ये सप्लाई फंक्शन है। फिर से डिमांड फंक्शन दिया है आपको, डिमांड फंक्शन आपका है PD इक्वल टू 36 माइनस x² एंड सप्लाई फंक्शन है PS इक्वल टू आपका 6 प्लस x² अपॉन 4। तो आपको निकालना है इन द इक्विलिब्रियम प्राइस पे कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आपको कैलकुलेट करना है।